हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, खास तौर पे जो बच्चे 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तैयारी को ऐसे करके चले कि 2026 के अंदर में हमारा बेस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए। जो बच्चे 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या हमें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट डे से वो कहते हैं जी मुझे न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में कहूंगा कि आप 6 to 12 कर सकते हैं। मैंने ये बोला कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कर रहा। इवन अगर आप अभी आपको लोड नहीं लेना आंसर राइटिंग का, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है पीवाईक्यूज की, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है एसए की, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है एथिक्स की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लिया, क्योंकि आपने अपना ऑप्शनल पे अच्छा टाइम दे रखा है, मेंस पे अच्छा ऑलरेडी टाइम दे रखा है, तो आप सोचिए कि आपके प्रीलिम्स के क्लियर होने के चांसेस कितने हाई लेवल पर हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दरअसल यूपीएससी की तैयारी करने में एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है और एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। खास तौर पे जो बच्चे 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके अंदर में कंफ्यूजन रहता है। 2027 के स्टूडेंट्स के लिए तो चलो फिर भी एक बार के लिए सॉर्टेड है चीजें कि भाई हमें तो फुल फ्लेश तैयारी करनी है। बट जो बच्चे 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या हमें फुल फ्लेश तैयारी अभी से करनी चाहिए या फिर हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, हमें कब से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स उनके दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये दोस्त कि आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, आपको अभी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए था। अगर 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, हम धीरे धीरे करके चलेंगे। हम तैयारी को ऐसे करके चले कि 2026 के अंदर में हमारा बेस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए एंड 2027 में हम मास्टरी हासिल कर लें एंड 2028 के अंदर में जब हम अटेम्प्ट देने जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो। तो उसके लिए 2 ईयर का आपका एक प्लान होना चाहिए। आज इस सेशन में मैं 2028 को लेकर स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं एंड ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर रहने वाली है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी की गाइडेंस में कर रहे हैं, कोचिंग में भी कर रहे हैं, उन सभी लेवल पर ये चीज आपके ऊपर में अप्लाई होने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें इसके अंदर में यूनिवर्सल रहने वाली हैं जिन चीजों के ऊपर में आपको फोकस करना चाहिए। तो देखिए, इसके मैंने यहां पर अलग अलग फेजेस में इसको डिवाइड किया है। तो जैसे कि सबसे पहला फेज आपका यही अप्रैल से शुरू हो जाता है और ये चलेगा 1 साल तक, यानी कि अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक ये आपका फेज 1 रहेगा। अब इस फेज में आपको फोकस क्या करना है? देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट डे से वो कहते हैं जी मुझे न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास में थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए, तभी तो कुछ लिखोगे, यानी कि क्या ही कुछ लिख के चले आओगे। दूसरा, करंट अफेयर्स में अगर आप फर्स्ट डे से सोचते हो कि आपको न्यूज़पेपर समझ में आए तो पता है क्या होगा, आप सब कुछ पढ़ के आओगे, सब कुछ लिख कर आओगे और कुछ भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप नोट नहीं करोगे। तो मेरा कुछ सजेशन होता है, जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला सजेशन है शुरू के 2 से 3 महीने कम से कम आप न्यूज़पेपर के बारे में मत सोचिए, आप आंसर राइटिंग के बारे में मत सोचिए। आप एक स्ट्रांग बेस बनाइए। इस फेज में आपको स्ट्रांग बेस बनाना है। आपको क्या करना है? एनसीईआरटीज पढ़नी है। अब ये एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़नी, आंख बंद करके सारी एनसीईआरटी अंधाधुंध मत पढ़ने लग जाना। आपको पॉलिटी की, आपको हिस्ट्री की एंड जियोग्राफी की, ये 3 एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, जिसमें मैं सजेस्ट करूंगा जियोग्राफी की तो आप 6 to 12 मैंडेटरी करिए। एंड अगर, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है, तो इन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में कहूंगा कि आप 6 to 12 कर सकते हैं। मैंने ये बोला कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कर रहा। इवन अगर आप 11th और 12th की भी कर लेंगे तो भी है, क्योंकि आपके पास में टाइम है, सफिशिएंट है। 2028 में टर्म देना, इसलिए कह रहा हूं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से लेकर आपने मई, जून एंड जुलाई के अंदर में मान के चलिए आपने जून तक देखा जाए, आपने प्रिसाइजली आपने पूरा का पूरा ही अपना बेस कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटीज कंप्लीट कर ली जून तक। अब आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने तक आपको क्या करना है? अपने
रेफरेंस बुक को रेफर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारे बच्चे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आपके इकोनॉमी की हो गई, या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर रहे हो उसको हो गया। आपको फिर अपने रेफरेंस बुक को फॉलो करना है। और मैं फिर याद दिला रहा हूं, अभी आपको ये लोड नहीं लेना कि आपका आंसर राइटिंग नहीं हो रही, आपके PYQs नहीं हो रहे, उस फेज में आएंगे। इस फेज के अंदर में आपको सिर्फ अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, मजबूत बेस बनाना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जितना बेटर आप अभी पढ़ लोगे वो आपको नेक्स्ट फेज में क्या करेगा, अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। इवन आप अगर अभी कुछ अपने ऑप्शनल्स को थोड़ा सा अगले साल के लिए करना चाहते हैं तो भी है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना बेस बनाना है। एंड ये चीज आपकी चलती रहेगी अप्रैल तक। अगले साल के आप जब मार्च 2027 को कंप्लीट करोगे तो ऐसा होना चाहिए कि आपका पूरा जीएस यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका एनवायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक राउंड तो आपने कम से कम कंप्लीट पढ़ लिया हो। अब आपने पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड फेज में जाना है। एंड मैं फिर अभी रिपीट कर रहा हूं, अभी आपको लोड नहीं लेना आंसर राइटिंग का, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है PYQs की, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है एसए की, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है एथिक्स की। अभी आपको एक स्ट्रांग बेस बनाना है और यही पिलर है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास में टाइम कम होता है तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो मैराथन सेशंस को फॉलो करते हैं, MCQ सेशंस को फॉलो करते हैं। एंड ट्रस्ट मी दोस्त, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये आपकी तैयारी के अंदर में कुछ ऐसा नहीं करने वाले कि आपको कुछ नहीं पता है और आपको पता चल जाएगा। ये बेसिकली आपको हेल्प ये करेंगे कि आपकी रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी चीज में हेल्प नहीं करेंगे। पढ़ना आपको यही बुक पढ़ेंगी। तो ये चीज याद रखिए, कोई भी मैराथन सेशन, कोई भी MCQ का सेशन आपकी बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये आपने क्या किया, अपना एक स्ट्रांग बेस बना लिया, यानी कि आपने पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, एनवायरमेंट पढ़ लिया, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ पढ़ लिया। अब टाइम आएगा दोस्तों, अपने को मास्टरी हासिल करनी है। तो क्या करना है, अब हम शुरू करेंगे आंसर राइटिंग। अब आप आंसर राइटिंग भी कैसे शुरू करोगे, जो आपका जीएस पेपर है ना, जैसे जीएस पेपर 1 है पूरा, उसके अकॉर्डिंग उसमें हिस्ट्री भी हो गया, आपका ज्योग्राफी भी हो गया, आपका सोसाइटी भी हो गया, सब कुछ उसमें आप आंसर राइटिंग करोगे। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करना शुरू करोगे। कम से कम 3 से 4 बार आपकी रिवीजन होनी चाहिए। और रिवीजन भी कैसी होनी चाहिए, ये आंसर राइटिंग वाली रिवीजन होनी चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल आपको जीएस पेपर 1 रिवाइज करना है, हिस्ट्री रिवाइज करना है, तो ऐसे रिवाइज करो कि भाई अगले महीने मुझे जीएस पेपर 1 का एक मेंस का टेस्ट देना है, तो उसके लिए 1 महीना में लग कर जीएस पेपर 1 को रिवाइज कर लूं अच्छे से, रम के, रज के, बिल्कुल। एंड डेली इसी टाइम पर आंसर राइटिंग भी करते रहना, डेली 1 या 2 क्वेश्चन लिखते रहना, जिससे आपके क्वेश्चंस जब आप लिखेंगे तो जब आप आंसर राइटिंग का पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपकी और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। इसी बीच में दोस्तों आपको इन सब्जेक्ट्स के PYQs भी देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही लगे रहेंगे, मेंस की तैयारी तो करनी है लेकिन प्रीलिम्स भी देखना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने PYQs भी देखते रहना। कम से कम पिछले 10 साल के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। इससे क्या मिलेगा, ये ना आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी एक गाइडिंग लाइट कह सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि भाई पॉलिटी में पार्लियामेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करो। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपने PYQs कर लिए, फिर जब आप सेकेंड रिवीजन करेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर में ज्यादा फोकस करो। फिर जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लोगे, फिर अपना एक मेंस का टेस्ट दे दो, फिर अपना एक प्रीलिम्स का टेस्ट दे दो। तो आप देखिए कि 4 रिवीजन में 4 आपके टेस्ट हो गए। एक रिवीजन में आपके PYQ हो गया, एक रिवीजन में आपका मेंस का एक टेस्ट हो गया, एक रिवीजन में दूसरा आपका मेंस का टेस्ट हो गया, एक रिवीजन में आपका प्रीलिम्स का हो गया। यानी कि जब आप दिसंबर 2027 तक जाएंगे तो पॉलिटी जैसे एक सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 2 अगर एग्जांपल ले लें, तो आपने उसका प्रीलिम्स के भी टेस्ट दे दिए होंगे, उसके PYQs भी कंप्लीट कर लिए होंगे, एंड एटलीस्ट आपने डेली तो उसके आंसर लिख ही रहे हो, क्वेश्चंस लिख रहे हो, साथ में एटलीस्ट 2 टेस्ट भी लिख लिए होंगे उसके। तो इससे आप मेंस के लिए भी रेडी हो और प्रीलिम्स के लिए भी रेडी हो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके ऊपर में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपका ऑप्शनल। देखिए इसीलिए मैंने सेग्रीगेट किया, क्योंकि आपने जीएस को पहले ही खत्म कर लिया है, तो अब इस फेज में तो आप रिवाइज कर रहे होगे ना, तो रिवीजन में टाइम कम लगता है। आंसर राइटिंग करोगे वो आपको स्ट्रांग करेगा, मास्टरी होगी। देखिए भाई एग्जाम मेंस में कैसा लिख रहे हो उसी से क्लियर होगा।
तो जितना अच्छा लिखोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, वही आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत खुल के बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये चीज करते रहना। अब इसी फेज में, यानी कि आपका जब अप्रैल से फेज शुरू हो रहा है, तो कोशिश करिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां तक आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा हो तो अगस्त तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। यानी कि जब आप दिसंबर 2027 में खड़े होंगे, तो आपका ऑप्शनल कंप्लीट होगा, आपका एथिक्स कंप्लीट होगा, आपके पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट होंगे, आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से कम हर एक जीएस पेपर का आपने टेस्ट लिखा होगा, यानी कि आपके आंसर राइटिंग होगी। मैं तो मान के चलता हूं आपने 6 से 7 महीने के अंदर में, अगर हर दिन ना सही वीक के अंदर में 3 भी आंसर लिखे होंगे, तो 100-200 के आसपास में आपने आंसर लिख लिए होंगे। मतलब मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप यानी कि दिसंबर 2027 के अंदर में आपका मेंस रेडी होगा, आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज आपने लगा रखी है, पीवाईक्यूज कंप्लीट है, आपने प्रीलिम्स के लिए भी एमसीक्यू लगा रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा रखे हैं, आपका क्या हो चुका है, आपका मेंस भी बिल्कुल तरीके से रेडी, आंसर राइटिंग कर रखी है। अब आ जाएंगे हम फेज 3 के अंदर में। अब अपने को शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स आएगा 2028 के अंदर में। तो अब हम कहेंगे कि भाई हमने मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि पहले ना प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, अब नहीं मिलता। अब तो आपको पता है यूपीएससी आंसर की भी तुरंत देने लग गया। तो जैसे ही पेपर होगा तुरंत आंसर की आएगी, तुरंत आपको मेंस में लगना पड़ेगा। तो अब टाइम बहुत कम बचा है, तो इसके लिए आपको अभी से ही मेंस तैयार करके रखना पड़ेगा। अब आएंगे हम किसके ऊपर में, आपके किसके ऊपर में, प्रीलिम्स फेज के अंदर में। तो जनवरी से सिर्फ एक काम करना है, अब भूल जाओ आंसर राइटिंग, अब भूल जाओ आपके ऑप्शन को, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है, उनके टेस्ट लगाने हैं, उनको पढ़ना है, उनके टेस्ट लगाने हैं, उनको पढ़ना है, उनके टेस्ट लगाने हैं, उनको पढ़ना है, उनके टेस्ट लगाने हैं। साथ में करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है, जो आप पढ़ चुके हो, करंट अफेयर्स पिछले 2 साल से पढ़ रहे हो, उसकी आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करती रहनी है। फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, सी सेट करना है। अभी सी सेट करने मत बैठना, सी सेट हम करेंगे 2028 में, अभी पूरा फोकस जीएस पे कर रहा है। तो यानी कि इस फेज में आपको सी सेट करना है, आपको रिवीजन करनी है, टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल एंड फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, बस। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लिया, क्योंकि आपने अपना ऑप्शनल पे अच्छा टाइम दे रखा है, मेंस पे अच्छा ऑलरेडी टाइम दे रखा है, तो आप सोचिए कि आपके प्रीलिम्स के क्लियर होने के चांसेस कितने हाई लेवल पर हैं। एंड उसके बाद तो क्या करना है दोस्तों, ये आपका रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स देकर आओगे, फिर आप मेंस पर लग जाओगे, मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर आप इंटरव्यू दोगे। तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से आपकी रहनी चाहिए। जो भी बच्चे 2028 के लिए प्रिपेयर करें, 2028 के लिए, इसमें कोई बट नहीं है। मेरा सिंपल सा सजेशन ये है, सिंपल सा प्लान यही है। दूसरा, डेली आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली आपका रूटीन क्या होना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा इसमें क्या रहते हैं कंफ्यूजन, मुझे 14 आवर्स पढ़ने हैं, 18 आवर्स पढ़ने, नहीं, आपको 8 to 10 आवर्स डेली का शेड्यूल बनाना है, जिसके अंदर में 2 आवर्स आप करंट अफेयर्स को दीजिए। एंड मेरा सजेशन है कि करंट अफेयर्स के अंदर में किसी भी एक न्यूज एनालिसिस को फॉलो करिए, साथ में एक मंथली मैगजीन को, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके करंट अफेयर्स। 2 घंटे हो गए, बाकी बचे 3 घंटे प्लस 3 घंटे के 2 स्लॉट लगाइए अपने जीएस के लिए। अभी तो 1 साल आप जीएस ही करेंगे, फिर उसके बाद में जब आपका ऑप्शनल शुरू हो जाएगा तो ऑप्शनल में डिवाइड कर लीजिएगा, जीएस और ऑप्शनल में। लेकिन ये स्लॉट लगाइए, यही करना है आपको। अगर इतना पढ़ने के बाद में भी कुछ पढ़ने का मन करे, यानी कि 8 घंटे कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी मन करे कि कुछ मुझे पढ़ना है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। एंड मैं तो सजेस्ट करता हूं आप सभी को कि कुछ दूसरी बुक्स भी पढ़िए, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़िएगा, जैसे विवेकानंद जी के बारे में पढ़िएगा। ये क्यों कह रहा हूं, 10-15 मिनट डेली पढ़ो, क्योंकि जब आप एस्से के बारे में लिखोगे, जब आप मेंस के आंसर लिखोगे, तो इनमें दोस्तों आपको यूनिक एग्जांपल्स देने होंगे।
डेली आंसर राइटिंग के अंदर में आपको कोट्स लिखने होंगे। तो यहां से आप थिंकर्स से क्या ले सकते हैं, कोट्स लेकर आ सकते हैं। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ये डेली का आपका शेड्यूल होना चाहिए। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, अभी से पढ़ना है, आज से पढ़ना है। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? मेरे सजेशन में नोट्स मत बनाइए। मंथली मैगजीन्स अवेलेबल होती है, आप उनको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। क्या मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है। कोई आपको नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। तो ये चीज मैंने आपके साथ में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने आपको बताया कि आपको खुद से करना है। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मेरे पास में गाइडेंस नहीं है। अगर मेरे पास में गाइडेंस नहीं है तो मुझे क्या अप्रोच को फॉलो करना चाहिए? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कोचिंग्स के बहुत सारे क्या है आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट है आपके लिए एंड अफोर्डेबल है, उस कोर्स को आप क्या करिए, परचेस करिए। जैसे कि आप सभी देखेंगे हमारे फिजिक्स वाला के अंदर में आप सभी के लिए 2027 के लिए प्रहार बैच अवेलेबल है, 2028 के लिए संकल्प बैच अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2027 के स्टूडेंट्स के लिए बैच अवेलेबल है, जिसका प्राइस मात्र 10,999 रुपए है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे जो ऑफर है ये आपका 30 अप्रैल तक ही अवेलेबल है। उसके अलावा देखा जाए संकल्प 2028 के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका जो प्राइस है मात्र 12,999 रुपए है। तो आप इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और क्लास में देखेंगे लाइव लेक्चर्स हैं, सीसेट की क्लासेस में, आंसर राइटिंग क्लासेस भी हैं, डेली एमसीक्यू दिए जाएंगे, मेंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, रेगुलर डाउट सेशन होंगे, सारी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको, क्लास नोट्स सब कुछ मिलेंगे, पीपीटी वगैरह। एंड फैकल्टीज आप देख सकते हैं प्रहार बैच में आसिम सर हैं, ज्योग्राफी के लिए प्रांजल सर हैं, ऋषभ सर हैं, शिवम सर हैं, प्रतीक सर हैं, मैं हूं यहाँ पर। एंड उसके बाद में देखिए रविशेखर सर हैं एंड श्रुति मैम एथिक्स पढ़ाएंगे। ऐसे ही देखेंगे 2028 के लिए संकल्प बैच जो है अभिषेक सर, दीपेंद्र सर, आदित्य सर, रंजन सर, आप देखें रितेश सर, सिद्धार्थ सर, उसका श्रुति मैम और मंजीत सर। तो ये पूरे के पूरी टीम रहने वाली है। आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट इससे रिलेटेड लगता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको लगे कि भाई इसमें कोई भी और चीज़ आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी चीज़ सजेशन चाहिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये आपके लिए एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है, प्लीज़ इसको फॉलो करिए और कोई भी डाउट होता है मेरे साथ आप कनेक्ट करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।